पथ पर चलता रहूँगा, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। बाधाएँ कब बाँध सकी आगे बढ़ने वालों को, विपदाएँ कब रोक सकी मरकर जीने वालों को। लिंकन व कमाल पाशा की तरह धरती से उठकर आसमान को छूने वाला व्यक्तित्व है, जिसके लिए नेहरू जी ने कहा था, निरंतर सजग कठोर परिश्रमशील व्यक्तित्व का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, ये फरस से अरस तक छूने वाले भारतीय सिपाही, भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता सिपाही, निष्ठावान निष्काम कर्मयोगी की वाणी में ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि राष्ट्रीय संकट काल की स्थिति में इनके एक निवेदन पर समूह से देशवासियों ने सोमवार को अन्न का त्याग कर दिया गया था। दोस्तों, बग्गियों में लगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन के यथार्थ कटों से वंचित हो जाते हैं, लेकिन जिनका बचपन कठोर तथा कष्टों से बीतता है, उनको जीवन के यथार्थ का ज्ञान होता है। दोस्तों, शास्त्री जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय रेलवे कॉलोनी में होता है तथा ये जब 1.5 वर्ष के होते हैं तो पिताजी का देहावसान हो जाता है। बाद में इनकी माता श्री राम दुलारी जी इनका लालन पालन करती हैं, जो नाना हजारीमल जी के यहाँ रहती हैं। बाद में जब 1904 के बाद में जब ये बड़े होते हैं तो किसी पास ही के स्कूल में दाखिला लेते हैं, वहाँ ये पढ़ाई करते हैं। 1920 में ये बाल गंगाधर तिलक का भाषण सुनने के लिए 50 मील की दूरी तय करके जाते हैं और वहाँ जाकर लोकमान्य तिलक का भाषण सुनते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय भी गांधी जी का भाषण सुनने के लिए ये कई मील पैदल यात्रा करके जाया करते थे। बाद में ये गांधी जी के सत्याग्रह व अहिंसा की नीति से प्रभावित होकर ये राजनीति में कूद जाते हैं। कई बार जेल की यात्रा सह जाने के बाद भी शास्त्री जी अपने कर्म पथ से पीछे नहीं हटते हैं। देशभक्ति व देश सेवा व समाज सेवा के आगे अपने पारिवारिक दुखों को नहीं लिया करते थे। सन 1938 में गोविंद वल्लभ पंत ने इन्हें यूपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बना लिए जाते हैं। बाद में ये कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में भी कार्यकाल करते हैं। इन्हें फिर बाद में रेलवे का कार्यकाल भी सौंपा जाता है। ये रेलवे के मंत्री बनने के बाद में रेलवे में भाड़ा सुधार में अनेक कमेटियों का गठन करते हैं, जो रेलवे के पूर्ण ढांचा को अध्ययन करके रेलवे में सुधार का कार्य करती है। एक बार अडियालूर जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध व भयानक रेल दुर्घटना हो जाती है, जिसका पूर्ण जो दायित्व है वो शास्त्री जी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जांच के बाद में ये पता चला कि ये जो पूरा जो एक्सीडेंट है, इसका तो मंत्री जी से कुछ लेना देना भी नहीं है। फिर भी शास्त्री जी जो अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे देते हैं। ये उस कुर्सी की कोई लालच नहीं था, यानी कि वो निष्ठावान निष्काम कर्मयोगी थे। 1942 में 1857 की क्रांति के पश्चात एक बार भारत पुनः कमर कसकर टाल ठोक कर खड़ा हो जाता है तथा भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होता है। गांधी जी कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में खुले शब्दों में कह लेते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी आंदोलन को गांव में फूंकने का कार्य में लगे रहते हैं शास्त्री जी। लेकिन इस आंदोलन का कार्य ये था कि कानून तोड़ के गिरफ्तारी कराओ। लेकिन शास्त्री जी का मानना यह था कि कानून तोड़कर गिरफ्तारी करके जेल में बेवजह समय गंवाने से अच्छा है कि बापू के इस मंत्र को गांव में फूका जाए। लेकिन 20 अगस्त को वो अपना निर्णय बदल देते हैं और इलाहाबाद के एक छोटे से चौक में छोटा सा भाषण देकर अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं। सन 1964 में 9 जून 1964 में नेहरू जी के बाद में शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दोस्तों, ये सही कहा गया है कि जो व्यक्ति सही रास्ते को देखकर सही चलता है, वो बिना ठोकर का ही अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। जो मामूली से कद का दिखने वाला व्यक्तित्व भी भारत जैसे महान राष्ट्र का नेता बन जाते हैं, महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन। अगस्त 1965 में भारत पाक युद्ध हो जाता है। पाकिस्तान के मुजाहिदीन घुसपैठिए भेजता है, जो पाकिस्तान के कच्छ वाला क्षेत्र है, वहाँ की घाटियों तथा वहाँ की जो सैनिक चौकियाँ होती हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के घुसपैठिए कब्जा कर लेते हैं। तभी शास्त्री जी शांत नहीं बैठते हैं, लेकिन इंग्लैंड के प्रयासों से युद्ध शांत होने तथा संधि वार्ताओं की शर्तें लागू हो जाती हैं। लेकिन शास्त्री जी ने 15 अगस्त 1965 को लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि हम रहे या न रहे, ये भारत रहना चाहिए। हम और आप रहे या न रहे, भारत का झंडा रहना चाहिए।
और इन्हीं बुलंद जज्बातों व हौसलों के साथ सेना को ये आतंकी छूट दे देते हैं कि सैनिक दृष्टि से जो उचित लगे वह किया जाए। तब बुलंद जज्बातों के साथ भारतीय सेना मेजर रंधावा के नेतृत्व में पाकिस्तान के पर्यटक टैंकों का कब्रिस्तान बना देते हैं। भारतीय सेना के बुलंद जज्बातों के साथ युद्ध शुरुआत होता है तथा भारत की सेना लड़ती हुई लाहौर के फाटकों से जा टकराती है। सब जन ठंडे पड़ जाते हैं। भारत की सोई हुई वीरता जाग उठती है। भारत ने विश्व को ये भी दिखा दिया कि जहाँ भारत विश्व में शांति, अहिंसा व सत्य का प्रसार करता है, वह भारत अपनी वीरता के साथ लड़ना भी चाहता है। वह भारत कभी पीठ भी नहीं दिखाता है। 1962 में हार गया तो क्या हुआ, 1965 में नहीं हारने वाला। पाकिस्तान थर्रा का थर्रा रह जाता है। पाक को मुंह की खानी पड़ती है। चीन उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता है। सब प्रेसिडेंट ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका की धमकी के आधार पर भारत में अन्न की कमी हो गई। तभी भारत को कोई देश अन्न का निर्यात करने से हिचकिचाता था। लेकिन जो ये व्यक्ति मामूली सा दिखता था, ये अपने कर्म से मामूली नहीं था। इनके एक ही आवाज़ पर समूह से भारतवासियों ने 7 दिनों में से एक दिन सोमवार को अन्न न खाने का प्रण ले लेते हैं। और ये आश्चर्य कुछ अलौकिक से ही जान पड़ता है कि इसका पालन वर्षों तक होता रहता है। तभी शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और इसी बुलंद जज्बातों के साथ देश में खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा और आज भारत देश के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। फिर रूस की सहायता से ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री जी और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को आमंत्रित किए जाते हैं। शास्त्री जी इसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाते और पाक से संधि वार्ता के लिए ताशकंद पहुंच जाते हैं। 3 जनवरी 1966 को शास्त्री जी ताशकंद पहुंच जाते हैं। उससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो शास्त्री जी उनसे मिलते हैं। जब शास्त्री जी हवाई अड्डे से नीचे उतरते हैं तो रूस की जनता तथा रूस के प्रधानमंत्री कोसिगन उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजते हैं। इसके बाद में 17 किलोमीटर की दूर पर शास्त्री जी के ठहरने का प्रबंधन किया गया था, निवास स्थान था। शास्त्री जी वहाँ जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर ताशकंद समझौता हो जाता है। ताशकंद समझौते के बाद रात्रि को 10 बजे 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी अपने कमरे पर आ जाते हैं। अपने आप को बेचैनी महसूस करने लगते हैं तथा थोड़ी थोड़ी खांसी होने लग जाती हैं। उनके साथ एक डॉक्टर भी रहा करते थे जिनका नाम डॉक्टर सुंग था। कोई उनको सूचना देता है कि शास्त्री जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तभी चुंग उनके पास में जाते हैं, लेकिन तब तक से वो शास्त्री जी को इंजेक्शन लगाते हैं। शास्त्री जी बेहोश हो जाते हैं और रात्रि को 1:32 पर ये बिजली की तरह आसमान में चमकने वाला सितारा दुनिया की आंखों के सामने ओझल हो जाता है। और रात्रि को 1:32 पर शास्त्री जी इस दुनिया को छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अमर लोक सिधार जाते हैं। दोस्तों, जब कोई सितारा टूटता है तो दुनिया की आंखों के सामने अंधेरा सा जाता है। जिस ताशकंद तथा जिस रूस की जनता ने शास्त्री जी का बड़े भाव तथा बड़े पसंद आंखों से स्वागत किया था, उसी रूस तथा उसी ताशकंद की जनता ने अपनी डबडबाई आंखों से इस शांति के अग्रदूत के शव को रूस के प्रधानमंत्री कोसिगन तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इनकी अंतिम जो शव था उसको कंधा देकर भारत के लिए रवाना किया। उससे पहले टेलीफोन पर डॉक्टर राधाकृष्णन को ये सूचना मिल जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के उस समय राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति के साथ तथा गुजारीलाल नंदा के साथ उनकी पत्नी ललिता देवी के पास पहुंचते हैं। जब तक ये सूचना ललिता देवी जी को मिल भी जाती है, वो उनके होश उड़ जाते हैं ये खबर सुनकर। बाद में इस शांति के अग्रदूत का विजय घाट नामक स्मारक पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। विश्व में शांति व अहिंसा का प्रसार करने वाला व्यक्तित्व इस धरती से उज्ज्वल सा हो जाता है। शास्त्री जी अपने आप के बारे में कहा जाते थे कि खामोशी है जुबा मेरी, नज़र है तर्जुबा मेरी सूरत बयां करे सर्दे दास्ता मेरी। जय हिंद।